अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गर तू बुरा न माने और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा खमल। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज थरकोल में पावर प्रोजेक्ट और पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया है। अब थर को बिजली फराहम की जाएगी और साथ साथ जो पानी के मनसूबे हैं उन पर भी बेहतर उनको किया जाएगा। और ये भी आज अनाउंस कर दिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कि जो थर के लोग हैं उनको अब मुफ्त बिजली मिलेगी। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मनसूबा है और इससे यकीनन सिंध के हालात बतदरीज बेहतर होंगे। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि जो अद्वियात की कीमतें हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस रही, जिसके बाद जब इजाफा किया गया तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि कीमतों को फौरी तौर पर पुरानी सतह पर लाने का हुक्म अब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दे दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, जो केसेज इन डिस्कशन है उन पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलो। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उसके अलावा ज़ैगम खान साहब और इरफान मलिक साहब दोनों सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आप ही से वो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बिलावल साहब ने आज जिस मनसूबे का आगाज़ किया, काफ़ी टाइम से मनसूबा हम देख रहे हैं कि उस पर काम हो रहा था और शुक्र खुदा का क्या वो मुकम्मल हो चुका है। अब बिजली बनाने का जो काम है उसका आगाज़ हो गया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बड़े अरसे के बाद शुक्र है सिंध सूबे से कोई एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है। गो के बहुत सालों से ये मामला चल रहा था, लटक गया था, लेकिन फिर ये इस मंसूबे को सी पैक के तहत डाल दिया गया। और अच्छी बात है कि 660 मेगावाट जो है वो आपका मेन ग्रिड में गया। लेकिन आज मैं देख रहा था कि बिलावल साहब जो हैं वो उनका ज़्यादा फोकस जो वो यही था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनकी वो बार बार बात कर रहे थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कि जनाब ये उनका ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का था, ये सारा उन्हीं का कॉन्सेप्ट था, उन्हीं का विजन था। तो ऑब्वियसली सारा क्रेडिट वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर दे रहे थे और बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहे थे, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुनासिब नहीं था। कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये थर कोयला जो है ये थर ऑब्वियसली सिंध में है, सिंध के, लेकिन ये कहना कि ये सिंध के अवाम का है, ये सिंध का है, भाई ये जिधर भी है ये पाकिस्तान का है। और ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है हमारी कि इन द सेंस कि देखें अपना हमारा वो 4th बिगेस्ट कोल फील्ड इन द वर्ल्ड और अभी पता नहीं इसमें कितने हज़ार मेगावाट बिजली के गुंजाइश है जो कि आने वाले सालों में प्लान किया जा रहा है। अल्लाह करे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो जारी बात है अगर सिंध को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो एक अच्छी खबर आई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरफ जो हम पूरी कौम परेशान है कितने अरसे से, कराची की खबरें आप देखें, शुक्र है कराची रिकवर अप हो गया। दूसरा, सिंध में जरदारी फैमिली ओमनी ग्रुप का मैसिव जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है उसके बारे में कौम कितने 4 रेफरेंस तो ऑलरेडी दायर हो चुके हैं, कितनी परेशानी है। तो उसके बाद ऐसी खबर आना अच्छी चीज है, गुड। लेकिन हमसे एक बात, जहां पे ये एक अच्छी खबर है, मैं हैरान हूं, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि फिर मैंने कहा पता नहीं या तो मैं किसी ने ये फेक न्यूज़ है क्या, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, कल मैंने वेरीफाई किया ये फेक न्यूज़ नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर सखर जो है वो जनाब कह रहे हैं कि हम मैट्रिक एग्जाम में हम चीटिंग को कंट्रोल नहीं कर सके, हम चाहते हैं कि अगले साल से फौज के अफसर आए और वो जनाब इम्तहानात की सुपरविजन करें। कितने शर्म का मुकाम है कि कितनी मिस गवर्नेंस आप देखें। ये हालात है कि जनाब आप और ये हर साल हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है कि सिंध की गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो यानी कि जो पंजाब की गुड गवर्नेंस पर जो लोग सवाल निशान लगा रहे थे, खुद उनसे सिंध की गवर्नेंस समझ नहीं रही है। ये भी एक इशू है जिस पर बात करेंगे, यकीनन आप भी रोशनी डालिएगा इरफान साहब और ज़ैगम साहब। लेकिन सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब ये जो लग रहा है कि सिंध में तब्दीली की लहर आ रही है, हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स को खासा सीरियस लिया जा रहा है। पहले तो प्रोजेक्ट्स का आगाज होता था और गुमनाम ही रहते थे, खत्म हो जाते थे। इसका मतलब पीपल्स पार्टी हैज रियलाइज्ड कि उनको भी अब डिलीवर करना पड़ेगा और उसके बाद लोगों के हालात तब्दील करने पड़ेंगे, तो ही पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल है। ज़ैगम साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए पिछले 5 साल में इस इलेक्शन से पहले अगर आप देखें 2018 तक, 2013 से 2018 तक
तो पाकिस्तान के जो 3 बड़े सूबे हैं, चारों सूबों में अलग हुकूमतें थी, 3 सूबों में ख़ास तौर पर जो 3 मुख्तलिफ पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की हुकूमतें थी, उनके दरमियान में एक कंपटीशन था। और तो उन तीनों सूबे अपने सूबों में अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करके पूरे पाकिस्तान को और दूसरे सूबों को अपील करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने देखा उसमें पीटीआई को काफ़ी कामयाबी हुई और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। कुछ बैरूनी अवामिल भी थे, दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई और 18वीं तरमीम भी थी। इसी तरह पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज ने अच्छी कोशिश की और सिंध ने भी अच्छी कोशिश की। अब तीनों जो पार्टियां थी उन्होंने अपने अपने सूबे में अक्सरियत हासिल की। सही। पीटीआई ने तो बहुत ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल की केपी में, लेकिन कुछ ना कुछ अक्सरियत पहले इंतखाबात में, जो इंतखाबात का पहला मरला था, जो डायरेक्ट मरला था, उसमें मुस्लिम लीग नवाज ने भी अक्सरियत हासिल की पंजाब में और सिंध में भी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मिली। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी रही वो ये रही कि वो सिंध की गवर्नेंस के लिहाज से दूसरे सूबों को मुतासर नहीं कर सकी। बिल्कुल। तो दूसरे सूबे ये समझते रहे कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने अच्छा गवर्न नहीं किया, सिंध में अच्छा डिलीवर नहीं किया, इसलिए वो मुतासर नहीं हुए और ख़ास तौर पर उसका असर जो है वो पंजाब पर पड़ा। तो अगर पीपल्स पार्टी ने दूसरों सूबों में कम बैक करना है तो ये ज़रूरी होगा कि वो सिंध की गवर्नेंस को बेहतर करें। सिंध की गवर्नेंस के एतबार से जो उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, और सियासी बातें तो हो सकती हैं, यहाँ पे तो वाज़ेह इंडिकेटर्स का मसला है। आप कोई भी इंडिकेटर अगर उठा कर देख लें, हेल्थ का इंडिकेटर उठा कर देख लें, आप एजुकेशन का इंडिकेटर उठा कर देख लें, ब्रिगेडियर साहब इम्तहानात के नकल की बात कर रहे हैं, जो गवर्नेंस का भी एक इंडिकेटर है और इम्तहानात के हवाले से एजुकेशन का भी एक इंडिकेटर है। इस तरीके से तमाम इंडिकेटर्स के लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर की जब भी बात होती है तो भी हम ये कहते हैं कि जनाब फौज और रेंजर्स आके हालात संभाल लें। शहर में हालात ठीक नहीं है, सूबे में हालात ठीक नहीं है, हर तरफ तो आप मदद उन्हीं इदारों से मांग रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बिलावल ने अब वो चुगा पहन लिया है जो लीडरशिप का है। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से उनको लीडरशिप सौंप दी गई है, उनको स्टेज सौंप दिया गया है, उनको पीपल्स पार्टी के जो अगला बहाज था वहां पर भेज दिया गया है, लेकिन उनके बहुत से चैलेंजेस हैं। अब सिंध गवर्नमेंट की अगर वो कामयाबियां उनको ओन कर रहे हैं तो फिर नाकामियों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जरूरी है कि वो सिंध की गवर्नेंस में भी इन्वॉल्व हों और उसको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा उनका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो पीपल्स पार्टी इस वक्त की पीपल्स पार्टी है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। ये वो पीपल्स पार्टी है जो बेनज़ीर की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने बनाई है। जैसे कि हर सूरत में होता है कि जब कोई नया लीडर आता है, पार्टी का नया लीडर बनता है, तो वो पार्टी को अपने इमेज में फॉर्म करता है। अब जो दूसरा बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो का, कि पीपल्स पार्टी की भी वो तंजीमें नौ करें और पीपल्स पार्टी की जो अपील हुआ करती थी मासेज में, और यहाँ मैं खास तौर पे सिंध से बाहर की बात कर रहा हूँ, पंजाब में, केपी में और बलूचिस्तान में भी उस अपील को दोबारा रिवाइव करें। उसके लिए उन्होंने कुछ मूव्स तो किए हैं ज़ैगम साहब, और उन मूव्स पर हमें वो मार्च भी याद आ गया जो बिलावल ने किया था, तमाम पंजाब का उन्होंने दौरा भी किया था। तो कोशिश खासी वो कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कहा भी गया था कि पीपल्स पार्टी का एक नया फेस बिल्कुल बिलावल हैं और पंजाब में रिवाइवल उनके जरिए मुमकिन है, बाकी और किसी को इन ऑप्शन नहीं रखा गया। इरफान साहब, आप क्या समझते हैं जो बात ज़ैगम साहब कर रहे हैं और अभी फारूक साहब ने भी बात की, कि क्या वाकई जो पार्टी इमेज है वो तब्दील होगा और इसी के जरिए तब्दील होगा कि आप डिलीवर करेंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करेंगे सिंध के आवाम के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बेहतर मौके पैदा करके? तो बिलावल अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी की स्ट्रैटेजी से, या आपको लगता है कि वही स्ट्रैटेजी अब वो भी आगे फॉलो करेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया। असल में सूरत हाल जो है ना पाकिस्तान में, ये एक बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। जो यहाँ पे सूबा पंजाब, इधर भी जो हमारी साबका हुक्मरान जमात नून लीग, उसने भी ये एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है कि अवाम को हमने कौन से तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। दूसरी साइड पे जो सूबा सिंध है, उसमें भी यही स्ट्रैटेजी अब इस्तेमाल की जा रही है। और आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं, आज ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बड़े यानी पाकिस्तानी अवाम के खैर खा हैं, हम लोग बड़े पाकिस्तान के खैर खा हैं, हम लोग तो जमहूरियत और आइन की बात करते हैं। यही जनाब नून लीग थी, ये अपने ना जो थे जनरल ज़िया साहब, मियाँ साहब उनको सियासी अपना वालिद कहते थे। उसके बाद जनरल अयूब साहब थे, उनको जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सरेआम कहते थे कि ये जनाब हमारे डैडी जान है।
अब यहाँ पे सैरो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएं। अब बताएं मुझको यहाँ पर कि अगर ये लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, ये इनके जो रहनुमा हैं उन्होंने तामरीयत की गोद में की है सियासत, अगर ये लोग आज इधर इमरान खान के ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो जमहूरियत है ये तो आमरीयत है, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब इनको वोट दिए जाएं अगर ये जीत जाएं तो फिर वो जमहूरियत है। अगर यहाँ पाकिस्तान की अवाम ने इस बार जब पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद किया है तो आज जनाब इनके नज़दीक आमरीयत है, ये बात नहीं है। सूबा सिंध, सूबा पंजाब, 35 साल तक इन दोनों पार्टियों ने इन दोनों सूबों पे हुक्मरानी किया है। मुझको बताएं अगर आज एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है और इतना जनाब शोर ये है क्या मचा रहे, 10 साल के जो स्कैंडल इनके आए हुए हैं उनका तो ये लोग हिसाब नहीं दे रहे। अगर ये एक प्रोजेक्ट किया जितनी लोग मार की है, बात वही है कि फेस सेविंग अब इसी तरीके से मुमकिन है कि आप भी डिलीवर करके दें और जो है इम्प्लीमेंटेशन उन चीजों पर करके दिखाएं फारूक साहब, तभी इस वक्त हमें इनएक्शन होता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने फारूक साहब यही बात की थी कि हम पहले देखते थे माजी में कि सिन्नर कई मंसूबे, और थर की मैं बात कर रही हूँ, मैं वहां से होकर आई हूँ, विजिट किया है, बड़े बड़े मंसूबे लगाए गए लेकिन वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए। इस मंसूबे को भी विजिट किया है लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब इस पर काम शुरू हो गया है, अब इफ्तिताह कर दिया गया और कह भी रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो 100 मेगावाट बिजली है वो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। लेकिन देखें अपना रमशा साहब, बात यह है कि बिलावल के बारे में ये तो मैं मानने को तैयार हूँ और हम देख रहे हैं कि आज से 2-2.5 साल पहले जब वो आए थे या 3 साल पहले पॉलिटिकल सीन पे आए थे उसके मुकाबले में और आज हमें नज़र आता है कि बिल्कुल ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो रही है। गो के बीच में उन्होंने कई ब्लंडर्स भी किए हैं, बड़े नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकली इमेच्योर को थोड़ी स्टेटमेंट्स भी ऐसे उन्होंने दिए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही इज कमिंग अप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें बिलावल को अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उनकी जो इस वक्त पूरा जो आइज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, वो जारी बात है आज से 4 साल के बाद जो इलेक्शन हैं जनरल नेक्स्ट, बिकॉज द टाइम इज ऑन हिज साइड, ही इज अ यंग मैन, ठीक है ना जी। तो वो अब उनकी सारी जो आंखें हैं वो फोकस है वो अगले इलेक्शन पे है। इस 4 साल में इन्होंने 2-3 चीजें अचीव कर दी। नंबर 1 चीज है, पहला तो इसी 2019 में पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप का जो मैंने पहले कहा, ये ओमनी ग्रुप वाला जो एक बड़ा मेगा स्कैम है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, कितने लोग जो है इसके अंदर लिपेटे जाते हैं, कितने लोग स्मैश हो जाते हैं, पॉलिटिकली डिमोलिश हो जाते हैं, आसिफ जरदारी साहब इंक्लूडिंग फरियाल तालपुर साहिबा। तो ये अभी देखना है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और ये इम्पैक्ट अगर हमारे यहाँ इन टाइम आ जाएगा तो वो शायद बहुत ज्यादा बेहतर होगा फारूक साहब, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस और उनके जो फैसले हैं बड़े जितने वक्त के बाद आते हैं तो इलेक्शन गुजर जाते हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है ये मॉडल वो नवाज शरीफ वाला मॉडल जो है एवंसफील्ड वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, नैब एहतसाब अदालतें मैं देख रहा हूँ, मामला तेजी में चल रहे हैं। जरदारी साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि माजी में ये लीगल सिस्टम को उन्होंने थका दिया था, इतने साल केसेस लटकाए कि एंड में वो सब मामला खत्म हो गया। इस मरतबा मुझे लग रहा है लीगल सिस्टम जो है, एहतसाब का सिस्टम है, थक चुके हैं। जी हाँ, वो ब्रेक ले लेती हूँ, थका देंगे। दूसरी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर जरा मजीद भी बात करेंगे। और साथ साथ जो आज अहम मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब का आपने जिक्र कर दिया, तो फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हो गई, उसका अहवाल भी आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले जिस तरह हम बात करते थे तो बिलावल की बात करते थे, क्विकली आप इसे फारूक साहब कंक्लूड कर लीजिएगा, आप कुछ कमेंट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी बात करनी है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई उसका अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले क्विकली कंक्लूड कर लें। देखिए बिलावल की कामयाबी अगले आने वाले महीनों में, सालों में उस पर डिपेंड करती है कि वो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था कि जब वो आई थी, जितने करप्ट अंकल और आंटीज थे उनको उन्होंने उस बैगेज को ख़त्म किया था, ऑफलोड किया था। एक तो उनको ये भी करना पड़ेगा, शायद वो ओमनी के केस में कुछ हो भी जाए खुद ब खुद ही। और दूसरा कि he has to get out of the shadows of his father Mr. आसिफ जरदारी। जब तक वो उनके शेडोज में रहेंगे उनको और वो उनको पीछे से बिलावल को वो मैनिपुलेट करते रहेंगे और इन्हीं को आगे रखेंगे। ये तमाम कई दफ़ा पॉलिटिकली इमेच्योर स्टेटमेंट्स देने वाले के मामलात में, तो उस वक्त देखें बिलावल विल नॉट कम आउट इंडिपेंडेंटली। उसकी वो
इमेज हैसियत अब नहीं वो आएगी। बिलावल को आने के लिए भी टाइम चाहिए ना फारूक जी साहब, जरा अब वो अपना शायद वो टाइम बाय कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स का ये हिस्सा खासे ग्रूम अब हो चुके हैं। बहरहाल अब बढ़ते हैं जरा उसकी तरफ जो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई। ज़ैगम खान साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब से इससे पहले फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का पैगाम लेकर वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए हैं, तो हुकूमत के लिए क्या टफ टाइम देने के लिए कोई टैक्टिक्स प्लान हो रही है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिश तो शुरू से इलेक्शन के फ़ौरन बाद से ये रही है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम दें। सही। उन्होंने इंतखाबात के बाद ये भी तजवीज़ किया था अपोजिशन को कि वो असम्बलियों का बाइकाट करें, क्योंकि उनके ख्याल में इंतखाबात जो थे वो बोकस इंतखाबात थे और वो तहरीक चलाएं, और वो अभी उस कोशिश को कर रहे हैं। लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा इत्तेहाद बनाए, वो कहा करते थे कि इत्तेहाद हालात बनाया करते हैं, इत्तेहाद लीडर्स या जमातें नहीं बनाते। सही। तो अगर हालात उस तरफ जाते हैं कि जो इसमें तहरीक के लिए साजगार हों वो हालात, और जिसमें सियासी जमातों के लिए साजगार हों, तो वो इत्तेहाद की तरफ ज़रूर जाएंगे। अगर आप इस वक्त की अपोजिशन को देखें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अपनी साख्त के एतबार से ये पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन है, और अपने हालात के एतबार से ये पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन अपोजिशन है। अगर आप इसमें देखें तो अपोजिशन में पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें जो रही 40 साल तक पीटीआई के इमर्ज करने से पहले, और एक जमात 50 साल से भी ज़्यादा रही, वो अपोजिशन में मौजूद हैं। तमाम मजहबी जमातें अपोजिशन में मौजूद हैं। बलूचिस्तान और सरहद की कॉम्प्रेस जमातें इसमें मौजूद हैं। अगर आप असम्बली के एतबार से देखें तो ये बहुत तकड़ी अपोजिशन है। अगर आप वोटों के नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत तकड़ी अपोजिशन है। स्ट्रीट के एतबार से देखें तो बहुत तकड़ी अपोजिशन। लेकिन ज़ैगम साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि हालात, जी बिल्कुल मैं उधर आरती के हालात आपने कहा ना कि दूसरी मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप हालात के जी हालात सिर्फ साजगार नहीं, अगर हालात के एतबार से देखें तो आपको लगता है ये बहुत ही कमजोर अपोजिशन है, जिसमें उस तरह की जान नहीं है। 3 बड़ी जमातें तो आप देख रहे हैं वो दबाव में हैं, और ख़ास तौर पर जो 2 जमातें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हैं, वो नैब के चक्कर लगा रही हैं, नैब के दबाव में हैं, और दूसरी जमातें भी इस वक्त मुश्किल में हैं। तो इस वक्त वो हालात नहीं है। इलेक्शन हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। जाहिर है लोग हुकूमत को जब मुंतखब करते हैं तो उसको वक्त दिया करते हैं, वो देखते हैं कि हुकूमत परफॉर्म कर पाती या नहीं कर पाती। तो ये जो गवर्नमेंट का हुकूमत का साइकिल होता है उसमें ये पीरियड बहुत अर्ली है, लोगों को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है। फिर मुस्लिम लीग नवाज अपने जितना दमखम था वो दिखा चुकी, अपनी कोशिश कर चुकी, अपने तीर चला चुकी, अब उसके तरकश में बहुत कम तीर बचे हैं। और जब मुस्लिम लीग नवाज रेजिस्ट कर रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई का साथ दे रही थी। उस वक्त आपने दिया मुख्तलिफ मराहिल पर 2 साल तक उन्होंने पीटीआई का एक लिहाज से साथ दिया। तो इस वक्त जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल पड़ी है तो जाहिर है मुस्लिम लीग में उस तरह की जान नहीं है कि वो साथ मिल सके। लेकिन अगर पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही और अगर लोगों की नाराजगियां बढ़ती गई तो यकीनन इस बात का ख़तरा मौजूद है पीटीआई हुकूमत के लिए कि अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर एक ऐसा फ्रंट बना लें जिसमें पीटीआई हुकूमत के लिए बहुत। तो जो ज़ैगम साहब बात करें इरफान साहब, क्योंकि जब अपोजिशन की हमने बात की थी और फजल रहमान साहब ने पहले कोशिशें की थी तो अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई थी, और अपोजिशन की जानिब से भी यही कहा गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा चांस देना चाहते हैं कि आएँ और अपने आप को प्रूव कर लें। हालात वाकई इस तरह के पैदा हो गए कि अपोजिशन को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हालात ने उस तरफ मोड़ ले लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितने यू टर्न्स लिए गए और उसके बाद महंगाई और मईशत और सारी चीज़ें जिस तरह यू टर्न लेने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इस पस मंज़र में क्या अपोजिशन को इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होने जा रहा है और फजल रहमान साहब ने उस सिचुएशन को कैश कराने की इस वक्त कोशिश की है और जरदारी और नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं अब? जी असल में ये जो पाकिस्तान में अपोजिशन है इसका फ़ायदा एक सूरत में होना था। अगर इनके जो हैं 5-5 साल जो हुक्मरानियाँ की हैं इनके रिकॉर्ड साफ होते,
इनके स्कैंडल जो आजकल आए हुए नैब में वो ना होते, इन्होंने जो लूट मार की है वो ना होती, ये लोग पाकिस्तान के म्यार के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोट इसलिए दिया था। ये जो जमहूरियत होती है, जमहूरियत का यही काम होता है कि अवाम आपके ऊपर इसलिए एतमाद करती है कि हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप लोग हमको पानी, गैस, बिजली, बेहतरीन इलाज, तालीम, बेहतरीन स्कूल, ये चीजें दें। इसमें ये दोनों हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। इन्होंने वो जो अवाम के एतमाद, अवाम ने जो एतमाद इनके ऊपर किया था, उसका इन दोनों हुकूमतों ने अवाम को रिजल्ट ये नहीं दिया। ये एडवांटेज अभी तक पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसको ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सूरत ये हो चुकी है कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया पर जा रहे हैं, वो अभी तक सही बेहतरीन अंदाज में अपने जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसको अवाम के सामने डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। सही वो अभी तक अवाम में ये जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर कोई कहता है कि नून लीग का जी खात्मा हो गया है तो वो भी बंदा जाहिल है। जो ये कहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा हो गया है वो भी जाहिल है। ये पार्टियां नहीं होंगी खत्म, इनकी एक सियासी तारीख है। यहाँ पर सिर्फ यह है कि पीटीआई सिर्फ एक स्ट्रेटजी में बनाए कि अवाम के लिए जल्द से जल्द ये ना रिलीफ दे, उसके बाद जो अशिया का जो महंगाई हो चुकी है उसमें कोई स्ट्रेटजी बनाए। अगर यही स्ट्रेटजी रही पीटीआई की, और अगर ये स्ट्रेटजी ना हुई तो अवाम भी ऑपोजिशन की शक्ल में खड़े हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के अगेंस्ट। सॉरी, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आएंगे तो उस पर भी मजीद बात करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया खुसूसी तौर पर मोदी साहब के लिए कि अगर बीजेपी और मोदी ये इलेक्शन जीत जाते हैं, भारत में हालिया इलेक्शन, तो मुज़ाकरात और बातचीत पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकती है। क्या पस मंजर है इसका, और लोग और जो हमारे सीनियर एनालिस्ट इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं वो इस स्टेटमेंट को कैसे ले रहे हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। हम वो खबरें भी देख रहे हैं जो आना शुरू हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब कप्तान को घर जाना ही पड़ेगा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौम को जाली हुकूमत से निजात दिलाने के लिए यकसू हैं, यानी अब लगता है कि सब एक पेज पर होंगे। बहरहाल हम उस स्टेटमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं, आप कमेंट भी कीजिएगा फारूक साहब इस करंट सिचुएशन पर भी। फजल रहमान साहब से भी आज सवाल किया गया, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से पूछा गया कि मसला कश्मीर हल करने के लिए मोदी का जीतना जरूरी है, जवाब आप क्या देंगे? तो फजल रहमान साहब कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। एक दफा फिर उन्होंने यही लफ्ज दोहराया। इमरान खान साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि जब तक बीजेपी नहीं जीतेगी, मोदी इलेक्शन नहीं जीतेगा, तब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, इसी के जरिए हो सकती है? कांग्रेस तो यकीनन हिचकिचाएगा। फारूक साहब पहले रमशा मैं क्विकली ये कह दूं फजल रहमान साहब के हवाले से जो पहले सेगमेंट में बात हो रही थी कि देखें उनका इस वक्त ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि वो रेलेवेंट रहें किसी तरह और उनकी कोई न्यूसेंस वैल्यू रहे। मैं नहीं समझता हूँ, आई एग्री विद रगम साहब कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप है वो इतनी टर्मोइल में है कि वो इस पोजीशन में नहीं है, हम डिटेल में अब इतना टाइम नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई तहरीक चला सके, ये लॉन्च कर सकें जो हमें सूरत सामने नजर आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस पोजीशन में, हाँ ये सब सियासी बातचीत होगी, जरदारी साहब आके नवाज शरीफ साहब को मिल भी लेंगे, बिलावल को तो फ्रंट फेस बना के चलाई जा सकती है तहरीक। देखें ना बात यह है कि अगर आपकी बाकी टॉप लीडरशिप जो है वो इतनी केसेस फेस कर रही है, बार आना पड़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल है। देखें ना इसका मामला डिस्टेबलाइज है। एक तो ये दूसरा बात है ये मूडी के जो स्टेटमेंट, मैं ऑनेस्टली मैं खुद थोड़ा सा हैरान था और मैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्या स्टेटमेंट दे दी। उसकी वजह ये है, पहली बात तो ये कि जब एक इलेक्शन का टाइम हो रहा है मेरा ख्याल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि हम तो ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वो इलेक्शन में मिसाल के तौर पे अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब हो जाते हैं तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो तो और ज्यादा कशीदगी होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पिछले दिनों हमने देखा है जी, वो तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको खत्म करने जा रहे हैं। और आपके ख्याल में वो कश्मीर का कोई हल निकालने में सीरियस है? मेरा नहीं ख्याल है। वो अलग बात है कि वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो तो बिल्कुल पीक की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बर्बरियत, जो एट्रोसिटीज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में पिछले 5 साल में हुई है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल वो सारी चीजें हैं और अभी भी हालात हमारे सामने हैं। लेकिन एक और चीज हमें मद्देनजर रखनी होगी, जैगम साहब की तरफ बढ़ रही हूँ जैगम साहब, कि हमने ये भी देखा कि आईएसपीआर की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था और ये कहा गया था कि जब तक वहां पर इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में हमला हो सकता है और हालात कशीदा रहेंगे। इसको अडोर किया इमरान खान साहब ने और उसको सेकंड किया, वो भी यही बात करते हुए दिखाई दिए।
सडनली इस तरह का स्टेटमेंट आना, आपने इसको कैसे परसीव किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो मोदी साहब हैं और जो उनकी जमात है वो एक एंटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रही है। और इस वक्त वो जो उन्होंने तरक्की के वादे किए थे, जो नए हिंदुस्तान के वादे किए थे, उन्होंने जो नौकरियां देने के वादे किए थे, वो पूरे नहीं हो सके। अगरचे वहाँ जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है और भारत बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने माशी वादों में डिलीवर नहीं किया। उसके नतीजे में इस इलेक्शन में वो जो इंतहा पसंदी है उसको स्टिर करके, उसको तहरीक दे के कौमियत परस्ती, हिंदू कौमियत परस्ती को इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक दफ़ा वो जो हरकत कर चुके हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं और ये ख़तरा मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक है, हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म साहब की ये बात है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ बात है। बात ये है कि अगर कोई भी हुकूमत ऐसी आती है जो बीजेपी की अलाइड नहीं है, यानी बीजेपी से जो बाहर जमाते उनकी हुकूमत है, तो उसको बीजेपी अपोजिशन में ब्लैकमेल करके इस बात को नामुमकिन बना देगी कि वो पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई हल, जो मसाइल का हल है, उसकी तरफ जाने की इजाज़त दे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग पावर होगी बीजेपी की अपोजिशन के अंदर, उसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, भारतीय हुकूमत के लिए, कि पाकिस्तान के साथ वो किसी तस्फिये की तरफ जाए। तो ये एक असूली बात थी, एक एनालिसिस था उन्होंने जो किया, लेकिन इसका जो नतीजा निकला है मेरे ख्याल में वो बहुत ही दिलचस्प निकला है। इसका नतीजा ये निकला है कि मोदी साहब जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को दुश्मन साबित करने की बात कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब के इस बयान की वजह से उनके लिए बड़ी एक मुश्किल पैदा हो गई है। क्योंकि जब मोदी साहब अपोजिशन को ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट हैं, तो इस बयान आने के बाद मोदी साहब की जो अपोजिशन है उसको एक मौका मिला है कि वो कहें कि देखें पाकिस्तान तो आपकी सपोर्ट करता है। तो ये एक तरह का इमरान खान ने एक ग्रेनेड फेंक दिया है मोदी साहब की तरफ और वो मुश्किल में पड़ गए हैं। और मेरा ख्याल है 2-4 और अगर इस तरह के सॉफ्ट बयान आ गए तो उनका जो नैरेटिव है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन जैगम साहब बात यह है कि वो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कितनी दफा टेलीफोन कॉल की, उन्होंने कॉल का जवाब भी दिया। वो तो पाकिस्तान से वो तो डायलॉग नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे ये बात करतारपुर के मामले में भी सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया था। भारत समझ लें कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो जनाब प्रो पाकिस्तान हो जाएंगे या प्रो डायलॉग हो जाएंगे और जनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एट्रोसिटीज खत्म हो जाएंगी। मैं तो समझता हूँ कि ये तो अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो खुद हैरान हूँ कि इसकी ये क्यों, क्या उनके ज़हन में क्या था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बात की है। बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो उनकी पॉलिसी है वो एक मुस्तकिल पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को कांग्रेस भी लेकर चलती है। कांग्रेस का रवैया भी मुख्तलिफ नहीं होता, ये उनकी कौमी पॉलिसी है। बीजेपी भी उसी पॉलिसी को लेकर चलती है और ये पॉलिसी सिर्फ इंतखाबात तक नहीं है। यहाँ तक तो मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, अगरचे इंतखाबात के दरमियान में घन गरज ज़्यादा है और वो किसी भी किस्म की गुफ्तगू की तरफ जाने को भी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जब भी कांग्रेस की हुकूमत या नॉन बीजेपी की हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी भी सुलह की तरफ जाएगी तो बीजेपी उसको ब्लैकमेल करेगी। जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है या थोड़ी बहुत ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि पाकिस्तान और भारत बैठकर मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ रास्ता तलाश करने की बात करें, कम से कम मुज़ाकरात की तरफ जाएं, उसका इम्कान शायद बीजेपी की हुकूमत में लेकिन पहले हमने देखा कि इम्कानात की बात की जाती रही, लेकिन उसका आउटकम या अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो प्रैक्टिकली होते हुए हमें नहीं दिखाई दी। हुकूमत बीजेपी की थी और जिस इंतहा पसंदी और जिस शिद्दत पसंदी को उन्होंने अपनाया हुआ है, जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के बयानात यकीनन यहाँ पर सवाल निशान तो लग रहे हैं। इरफान साहब से इस पर जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। जाने से पहले बात करते हैं इरफान साहब, आपसे की तरफ बढ़ती हूँ यही सवाल लेके कि जिस शिद्दत पसंदी की बात करते रही बीजेपी और मोदी का जो स्टांस रहा, जिसकी बेस पर उन्होंने अपनी मुहिम चलाई, इलेक्शन जीते इंतहा पसंदी पर, और उसी को बेस बनाते हुए वो उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी भी की,
तो इस नज़र में, इस तनाजुर में आपको लगता है कि कश्मीर के मसले पर मोदी से बात हो सकती है, या जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात पहले पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही, उस पर अब मोदी साहब ऐसा क्या करिश्मा होगा कि वो मान जाएंगे? जी, यहाँ पर सिर्फ एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रैटेजी, हम लोग सिर्फ इंडिया को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मोदी को सिर्फ, हम लोग इसराइल को, अमेरिका को नहीं देख रहे उसके साथ। ठीक हो गया। असल में यहाँ पर सूरत के अब जो खान साहब ने बयान दिया है, मेरे ख्याल में इस बयान की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मामलात है अंदरूनी, उधर बीजेपी जीते या हारे, कांग्रेस आए या ना आए, इन दोनों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया अब तक। आपको याद होगा जब इधर के ज़िया साहब उधर गए थे हिंदुस्तान में, उस टाइम पे ये जो कांग्रेस से यही है कि वजीर आजम थे, लेकिन जो भी ज़िया साहब ने उनके साथ बात की, जो होते मामला सारे हैंडल किए। अब यहाँ पर सूरत ये है कि बीजेपी अगर जीत भी जाती है, लेकिन एक बात का पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े हार्ड जो डिसीजन होंगे वो कांग्रेस नहीं ये कहना ले सकती, ये जो है ना बीजेपी ये है ले सकती। ये है मेन पॉइंट हमारा। अगर बीजेपी जीत दिया, जहां पर एक ना ये दिन हालिया अमेरिकन के जब इंतखाबात हुए थे, सारों ने ये ना मीडिया के आप उठा लें, पूरा यूरोपीय यूनियन का उन्होंने उठा दी, हिलरी जीत रही है, रिजल्ट क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अभी भी जनाब ये जो शोर मचा रहे हैं सारे कि कांग्रेस जीत रही है जी, मोदी आ रहा है, ये चीज नहीं है। मोदी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है उधर, क्योंकि जो इंडिया है उसमें ज्यादातर हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो उनके साथ सपोर्ट में जा रहे हैं। अगर चंद लोग अभी उनकी मुखालफत कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी ये हो, जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें हमारा एजेंडा जो वो अब होना चाहिए वाज़ेह। ये शादियों के दावत के खाने, ये आने जाने के सैरो सियाहत, ये हमारी अब खारजा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो या जो भी मुल्क हो, हमारी खारजा पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। पहले जनाब जो हमारी हुकूमतें थी माशाल्लाह, अमेरिका में जो अभी जो पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के पर रिस्पॉन्ड करना हो आईएसपीआर का और हुकूमत का, उसके अलावा पुलवामा मामले पर डिप्लोमेसी ने जिस तरीके से और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, आप नहीं समझते तो खासा डिफरेंस था पिछली हुकूमत और इस दफा में? फॉरेन पॉलिसी कहीं नजर भी आई है इस दफा? देखें जी, एक पॉइंट मेन ये है कि जितने भी ये जो हमारे थे मियाँ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अगर मोदी आज आंखें दिखा रहा था तो ये लोग हैं कि हमारे साहब का हुक्मरान जिम्मेदार। अब छोटी छोटी जो भी कहना हो जाते थे वाक़यात इनकी हुकूमत में, ये जनाब हर इल्ज़ाम उठाते थे और अपनी डाल देते थे पाक फौज के ऊपर। मैंने 2-3 चैनल पे बैठ के बात किया, अमेरिकन की, इंडियन की, उनकी जो स्ट्रेटजी, उनकी जो खारजा पॉलिसी, उनकी जो इंटरनल पॉलिसी, उनकी जो खुफिया एजेंसियां वो बनाती हैं। अमेरिका की बनाती है CIA, पेंटागन, हिंदुस्तान की बनाती है वो जो रहा। यहां पर क्या होता रहा, जब आर्मी चीफ ने कोई बयान दिया, उसके बाद हमारे ISPR गफूर साहब ने कोई ट्वीट किया पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, हमारे सियासतदानों ने जो ड्रामा किया वो भी आपके सामने है। लिहाजा ये पाक फौज भी पाकिस्तान की है, सियासतदान भी हमारे पाकिस्तान का है, हम सब पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान हम सब का है। अब हमको ये चाहिए कि अगर इंडिया ने कोई भी जारियत की, उसने पहले जारियत किया, हमने ईंट का जवाब उसको इधर से पत्थर से दिया, अगर उसने कोई दोबारा कोई की हरकत तो हम लोग इसी तरह उसको रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर सर ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं अपने जाती जो कह रहे हैं, उस पर तो वज़ीर आज़म साहब भी क्लियरली कह रहे हैं, इरफान साहब, कि अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो इसका जवाब ईंट के जवाब में पत्थर क्या, बल्कि हम तो गोले भी बरसाने को तैयार है, जवाब बिल्कुल देंगे और दिया भी है हमने, सबूतों के साथ दिया। इंडिया हमें सबूत फराहम नहीं कर सका, भारत इस पर बात नहीं है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने वाली बात हो रही है, कश्मीर के मसले पर बात हो रही है ब्रिगेडियर साहब, उस पर एक यही सॉल्यूशन तो है कि मुज़ाकरात, लेकिन इनके होते हुए नहीं। देखिए, एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी है कि इंडिया ने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमेशा कहा है कि वो हमने तो कहते हैं कि जी अगर हमारे और इंडिया के दरमियान ये बायलैटरलिज्म जो है वो नाकाम होगी और वो डायलॉग टेबल पे नहीं आ रही, जो हम तो चाहते हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं, और जिसमें कश्मीर दी टॉप मोस्ट पॉइंट इन द एजेंडा, लेकिन वो हम ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर इंटरवेंशन हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इंटरवीन करे, हमें वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंडियन जो है वो उस पर आने को तैयार नहीं है वो। और मेरा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ना लाने के लिए लॉबी भी तो इंडिया ने की है। अब मैं यही आ रहा हूँ, देखे ना, एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल सपोर्ट कर रहा है, इसराइल का कि जी गोलन हाइट्स को अब आप एनेक्स कर लें, वो सपोर्ट कर रहा है जेरूसलम टू बी दी न्यू कैपिटल ऑफ इसराइल, और यहाँ पे ये
इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर के ऊपर, मैं समझता हूं कि वो कभी नहीं इंटरवीन करेंगे कि वो वहां पे कोई यूनाइटेड नेशन की या यूनाइटेड नेशन की अपनी वो जो रेजोल्यूशन है राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। ठीक है, फारूक साहब आपका कमेंट आ गया। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया। जी जैगम साहब, जैगम साहब के साथ मेरे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बात है वही सिर्फ यही है कि इख्तलाफ कश्मीर पर ही है और वही अब कहा जा रहा है। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रमशा कंवल को दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद।